हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट न्यूमेरिकल्स के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा चैनल जो आपको यहाँ पे तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम, और अब जो चैनल आप वॉच कर रहे हैं वो है आपके फाउंडेशन। मतलब अगर आपका सपना है आईआईटी जेईई क्रैक करने का, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैथ्स के लिए या फिजिक्स के लिए या जो केमिस्ट्री के लिए आपको फाउंडेशन की ज़रूरत है एक कॉम्पिटिटिव सोच के लिए, तो उसके लिए आपके पास चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा चैनल है जो 100% फ्री एजुकेशन भी दे रहा है आपको। अब 100% फ्री एजुकेशन का मतलब यहाँ पे सारा बेस्ट कंटेंट और सारी बेस्ट फैकल्टीज ही आपको यहाँ पे मिल रही है। किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज आपको किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन का सेकंड वीडियो। बेसिकली सेकंड वीडियो जो आपके सामने दिख रहा है ये है वर्ड प्रोपोर्शन पे। तो सिर्फ यहाँ पे मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ वर्ड प्रोपोर्शन पे। आप लोगों ने, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि पहली वाली जो वीडियो है जो इससे पहले मैंने एक आपको रिलीज करवाई थी और जो फ्लोट हुई थी इस चैनल पे, वो थी सिर्फ रेशियो पे डिपेंड। तो रेशियो क्या होता है, मैं ऐसी पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से उस थ्योरी लेक्चर को अटेम्प्ट किया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूं कि उस रेशियो को अटेम्प्ट करने के बाद उससे रिलेटेड मैंने 10 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स में दिए थे। तो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैं आपको सॉल्व करवाता हूं डीपीपीज, आप लोगों ने उस रेशियो से रिलेटेड वो 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, और ये पूरी उम्मीद है कि रेशियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली जल्दी से इस वीडियो को भी आप एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से टीचर होते हैं मोटिवेट। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इसी टॉपिक में वर्ड रेशियो को थोड़ा सा हम और इनलार्ज करते हैं, आगे चलते हैं। तो रेशियो के आगे हमें पढ़ना होता है प्रोपोर्शन। अब ये प्रोपोर्शन क्या होता है, तो क्यों ना इस वीडियो में हम इस चीज़ को बहुत अच्छे डिटेल में चल के पढ़ें। और इसी वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन भी कवर किए हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखिएगा, क्योंकि वो जो 4 क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी, मैं कहूँगा बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे सिर्फ इसी टॉपिक प्रोपोर्शन से पूछे जाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो रहेगी वेरिएशन पे डिपेंड, तो वेरिएशन की वीडियो वॉच करना ना भूलिएगा। और वेरिएशन की वीडियो के बाद मैंने आपको डीपीपी सॉल्व करवाई हैं, जिसमें मैंने प्रोपोर्शन और वेरिएशन दोनों को मिला के क्वेश्चंस आपको दिए हैं। तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप प्रोपोर्शन और वेरिएशन के डीपीपीज, 2 डीपीपीज हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे मैंने उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिए, पहले वीडियो का लेक्चर अटेंड कर लीजिए, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लेकिन प्रोपोर्शन के बाद वेरिएशन को देखना ना भूलिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताएं कि जब आप मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल के साथ जुड़ते हैं, मतलब मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट चैनल के साथ जब आप जुड़ते हैं, तो इस चैनल से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। तो 100% फ्री एजुकेशन के साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको कंप्लीट थ्योरी हर टॉपिक की प्रोवाइड कर रहा है। तो ईच एंड एवरी टॉपिक को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, और इसी एक्सप्लेनेशन के साथ हर वीडियो, वो भी 100% फ्री कॉस्ट के साथ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। इसी के साथ डेली प्रैक्टिस पेपर्स, मतलब हर एक थ्योरी लेक्चर के बाद आपको डीपीपीज प्रोवाइड की जाती है। इन डीपीपीज के सॉल्यूशन वीडियोस भी आपको फिर उसी दिन या उसी शाम या दूसरे दिन आपके पास रिलीज करवा दी जाती हैं। तो इस तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मिल रही हैं हर टॉपिक की, और उनके सॉल्यूशन वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं सिर्फ इसी चैनल पे। चैप्टर वाइज आपको फिर एमसीक्यूज कराए जाते हैं, मतलब जब सारी थ्योरी और सारे डीपीपीज खत्म हो जाते हैं तो इसके बाद हम आपको यहाँ पे करवाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या वो सारे क्वेश्चंस जो कि हाफ मार्क्स 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे। तो उन सारे क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज अराउंड 500 मैक्स क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो 500 क्वेश्चंस की पूरी आपको एक सीरीज मिलेगी हर चैप्टर के ऊपर। डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, तो डेफिनेटली जब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो हर चैप्टर के बाद आपके लिए एक डाउट सॉल्विंग सेशन रखा जाता है,
वीकली टेस्ट पेपर्स आपके यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको लिए जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत जल्दी ये सुविधा भी चालू होने वाली है कि वीकली टेस्ट, अभी तो नहीं लेकिन हाँ वीकली टेस्ट आपको बहुत जल्दी यहाँ पे वो भी चालू हो जाएगा। इसी के साथ में गाइडेंस आपको की जाती है कि पेपर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं वो किस प्रकार से, किस मेंटेलिटी के साथ में सेट होते हैं और आपको अपना स्ट्रेस कैसे रिलीज करते हुए चीज़ों को समझना है। अपने स्कूल स्टडी के साथ, अपनी कोचिंग्स के साथ, अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ के साथ आपको अपने लिए भी समय निकालना है और पढ़ाई के लिए भी समय निकालना है। तो ये सब कुछ वीडियोस आपको मिलेंगी सिर्फ मैग्नाब्रेन्स IIT JEE एंड नीट चैनल पे। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, यस ये दोनों चीज़ें भी, अगर आपके मन में ये कहीं पे ऐसा लग रहा है कि सर पूरा इतना बड़ा जो सारा चैप्टर आप पढ़ाते हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, इसका वन शॉट, तो डेफिनेटली इसका वन शॉट रिवीजन भी आपको मिलेगा। लेकिन ये मेरा सजेशन है कि वन शॉट रिवीजन से पहले आप अभी से अपनी स्टडी चालू कर दीजिए। अगर आप 7th 8th 9th 10th में हैं तो वन शॉट ना वॉच करते हुए आप वॉच करिए, क्या आप वॉच करिए पूरा बेसिक थ्योरी से लेके आगे तक हर DPPs को खुद से सॉल्व करिए। तो 7th 8th 9th स्टूडेंट्स आप लोग इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। 10th क्लास स्टूडेंट्स डेफिनेटली आपके लिए वन शॉट रिवीजन बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा साबित होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में, जहाँ पे मैंने प्रोपोर्शन से रिलेटेड बात की है। तो वर्ड प्रोपोर्शन होता क्या? सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं। देखिएगा, आपने इससे पहले की जो थ्योरी अटेंड की है वहां पे मैंने आपको रेशियो वर्ड समझाया था। अब जब हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो इज बेसिकली व्हाट? रेशियो एक तरह का कंपैरिजन था दो क्वांटिटीज के अंदर, ये चीज आपको समझाई गई थी। तो रेशियो दो क्वांटिटीज का यहाँ पे जो मैं कहूँगा यहाँ पर उन दो चीज़ों का कंपैरिजन था। जब ये क्वांटिटीज 4 हो जाती हैं, मतलब यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जब दो अलग अलग चीज़ों का रेशियो, अगर मैं बोलूँ आपके पास दो रेशियो, एक A/B है, एक C/D है, जब इन दोनों के बीच में इक्वालिटी का साइन लगा दिया जाता है, इक्वलिटी मतलब इक्वल टू का साइन लगा दिया जाता है, तो इसी को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। और यहाँ पे बेसिकली होती अगेन दो ही क्वांटिटी हैं, लेकिन उन दो क्वांटिटीज में 4 अलग अलग चीज़ें दी होती हैं। 4 अलग चीज़ें मतलब कैसे सर? अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। मैंने बोला कि मेरी एक गाड़ी है, वो गाड़ी 50 लीटर के अंदर, ऐसे आप चीज समझना कि मेरी गाड़ी जो है वो 50 लीटर के अंदर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने कौन सी दो क्वांटिटीज के बारे में बात की है? मैंने क्वांटिटी के बारे में जो बात की है वो है लीटर, मतलब एक लिक्विड के बारे में बात की है, और यहाँ पे है डिस्टेंस, 1 किलोमीटर के बारे में बात की है। दो डिफरेंट यूनिट है और दो डिफरेंट यूनिट के बीच में कभी रेशियो नहीं निकाला जा सकता। ये चीज आपने रेशियो में बहुत अच्छे से समझी थी। लेकिन अगर इन दोनों को रेफरेंस मानते हुए, इन दोनों को अगर मैं रेफरेंस मानते हुए आपसे ये बोलूं कि बताइए 250 लीटर में कितना किलोमीटर क्रॉस हो जाएगा, हाउ मच किलोमीटर, तो आप बात को समझना। मैंने दो क्वांटिटीज दी थी, एक लिक्विड और एक डिस्टेंस। मैंने एक पेट्रोल के बारे में बात की थी कि 50 लीटर का अगर आप पेट्रोल डलवाते हैं अपनी गाड़ी में और आपकी गाड़ी जो है वो 1 किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है, वैसे तो बहुत गंदा एवरेज है, लेकिन तब भी देन ऑल्सो हम लोग इस चीज को एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में लेके चल रहे हैं। तो आप बताइए, अगर मुझे 250 लीटर क्रॉस करना है, या इस एग्जाम्पल को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं, क्योंकि कई बच्चों के यहाँ पे कमेंट आने वाले हैं, ये चीज पक्का है, तो हम इसके थोड़े से यूनिट्स चेंज कर लेते हैं। क्या मैं इसको ऐसा बोल दूं कि 50 किलोमीटर मेरी गाड़ी क्रॉस कर रही है 1 लीटर के अंदर? अब तो आप सही कमेंट देंगे, तो जल्दी से कमेंट में दीजिए कि यहाँ पे बताइए, ये चीज अब क्लियर है कि भाई अगर 1 लीटर में मैं 50 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस कर लेता हूं, तो इस हिसाब से अगर मुझे 250 किलोमीटर जाना है तो कितना लीटर मुझे पेट्रोल चाहिए? इस केस में यहां पे अब आप देखेंगे कि दोनों के यूनिट सेम है, यहां पे इनका रेशियो बनाया जा सकता है। यहां पे हम बोल सकते हैं कि 50:250 दोनों का यूनिट सेम है, किलोमीटर किलोमीटर। जब इसको मैं इक्वल कर दूं किसके? 1 लीटर, और जो मुझे पता करना है लीटर्स में जो वैल्यू मुझे पता करनी है, अगर उसका भी यूनिट सेम कर दूं, तो जब आपको रेशियो पढ़ाया था तो आपको ये बताया गया था कि वर्ड रेशियो तब यूज होगा जब सेम क्वांटिटी होगी,
जब सेम क्वांटिटी होगी और सेम यूनिट होगा, ठीक है, सेम यूनिट होगा। तो अब आप देखिए दोनों लिक्विड, दोनों डिस्टेंस है और दोनों की यूनिट सेम है, तो इन दोनों का रेशियो बनाया जा सकता है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 50:250 इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है, इज टू, इसको मैं x मान लेता हूं, मुझे नहीं पता, इसको मैं x मान लेता हूं। तो इन दोनों का एक रेशियो बनाया जा सकता है। कॉमन सी बात है, अगर 1 लीटर में 50 किलोमीटर गाड़ी जा रही है तो 3 लीटर में मेरी जो गाड़ी है वो 150 किलोमीटर क्रॉस करेगी, और फिर उसके बाद 3 लीटर के बाद 4 लीटर में 200 किलोमीटर, और 5 लीटर के अंदर वो 250 किलोमीटर क्रॉस कर लेगी। मतलब अगर मैं अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल डलवा लूं तो 5 × 5 होता है 25, 250। तो ये जो एक तरीके का मैं कहूंगा रिलेशन बनाने का तरीका है, किसके बीच में, दो डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में, जब उनके यूनिट्स को यूज किया जाता है, जहां पे 4 क्वांटिटीज बन जाती हैं। रेफरेंस किसी भी 2 डिफरेंट क्वांटिटीज को माना जाता है। ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है, ये डिस्टेंस है, ये पेट्रोल का यूनिट है, ठीक है, लिक्विड का यूनिट है, ये लीटर्स में दिया है। तो डिफरेंट क्वांटिटी में जब रेशियो बनाया जाता है तो इसी चीज को हम वर्ड बोलते हैं प्रपोर्शन। और कैसे बोलते हैं, तो दो डिफरेंट रेशियोज को जब मैं इक्वलाइज कर दूंगा, इक्वालिटी का साइन यूज कर लूंगा, इस साइन को हम कहते हैं इक्वालिटी का साइन। तो इसी के केस में हम बोलते हैं कि यहां पर वर्ड प्रोपोर्शन बन के आएगा। क्लियर है? तो रेशियो से वर्ड प्रोपोर्शन में कैसे आए ये आपने समझ लिया। रेशियो का मतलब होता है सिमिलर क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी एंड ऑफ सेम यूनिट। तो इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस रेशियो से। तो यहां पे आप देखेंगे सेम क्वांटिटी व्हेन इक्वलाइज टू डिफरेंट सिमिलर क्वांटिटी, इसी चीज के लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्रोपोर्शन। ठीक है, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रोपोर्शन कब बोलेंगे, रेशियो कब बोलेंगे। चलिए, if A is to B is equals to C is to D, then A, B, C, D are said to be in proportion and the same can be represented as A is to B। और ये जो equal to का साइन है, इस equal to के साइन के लिए हम यूज करते हैं इस तरीके से 4 डॉट, एक दूसरे के आमने सामने, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के सामने होते हैं। तो जब इक्वल टू साइन के लिए इस तरह का साइन यूज करेंगे तो ये साइन यूज होता है प्रोपोर्शन को दिखाने के लिए, और रेशियो के लिए हम साइन यूज करते हैं वर्टिकली 2 डॉट्स। तो 2 डॉट यूज हुए दैट मीन्स रेशियो है, 4 डॉट यूज हुए दैट मीन्स प्रोपोर्शन है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए जो यहां पर आपको लिख के बताई है। तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, A is to B is proportion to C is to D, और A, B, C, D हम चारों को एक दूसरे के प्रोपोर्शन में कहेंगे। इट इज रीड एज A is to B as C is to D। यहां पे ये जो प्रोपोर्शन का सिंबल है इसको हम रीड करते हैं जब स्टेटमेंट लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में बोलेंगे तो एज रीड करते हैं, एज मतलब एकदम सिमिलर, इसके जैसा। क्लियर है? किसके जैसा? तो ये रेशियो, ये वाला रेशियो एज C is to D इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसको रीड करने के लिए जिस स्टेटमेंट का यूज होता है वो स्टेटमेंट भी आपकी कॉपी में प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के होना चाहिए। तो जैसे मैंने पूरे एक प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, डेफिनेटली मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप अपनी कॉपी में भी इसी तरीके से अपडेट कर रहे होंगे। मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप नोट्स इसी तरीके से बना रहे हैं, हाँ या ना। देखिए, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और कॉपी पेन से प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। चलिए मूव करते हैं, इसके थोड़े और डेप्थ में चलते हैं। तो जब हम वर्ड प्रोपोर्शन समझते हैं तो प्रोपोर्शन की कुछ अपने आप में प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। टोटल यहाँ पे मैं आपको 9 प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ। तो यस, यहाँ पे हर एक प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझना। देखिएगा, सबसे पहले तो A, B, C and D are respectively known as the first, second and third and the fourth proportion। क्वेश्चन बेस्ड आएगा, इसके ऊपर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि ये जो मैंने पढ़ाया अभी, क्या पढ़ाया कि A is to B
इज एज C/D, इसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो इस केस में जो A, B, C और D है, इनको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन बोला जाता है एक दूसरे के। तो A, B, C and D are respectively known as the first, second and third and the fourth proportional to each other. क्लियर है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसको बोलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही आपने वर्ड रेशियो में समझा था, जब हमने रेशियो में लिखा था A/B, तो हमने यहाँ पे आपको इसके लिए एक नाम बताया था और इसके लिए एक नाम बताया था। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए A को क्या बोलते हो, B को क्या बोलते हो। जिसने भी रेशियो का वीडियो वॉच नहीं किया है, पहले जाइए रेशियो का वीडियो आप वॉच करिए बहुत अच्छे से। यहाँ पे मैंने A/B के समय A और B को क्या बोलते हैं ये समझाया है, ठीक है। ऐसे ही अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, जब चीज प्रपोर्शन में होती है तब A, B और C, D को क्या बोला जाता है। तो A कहलाता है आपका फर्स्ट प्रोपोर्शनल, B कहलाता है आपका सेकंड प्रोपोर्शनल, C कहलाता है आपका थर्ड प्रोपोर्शनल, D कहलाता है आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो ये पहले स्टेटमेंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जो इसी वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं। क्लियर है? तो वीडियो को लास्ट तक पूरा वॉच करिएगा। The first and the fourth terms are called extremes. ये जो फर्स्ट और फोर्थ वाली टर्म है, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इन्हीं को हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। और जो ये मिडिल वाला है B एंड C, इस केस में B और C के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मीन्स। तो ये B और C को क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो A और D जो आपका फर्स्ट और जो आपका फोर्थ है, क्योंकि ये दो एंड्स पे है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये दो अपने आप में एक्सट्रीम्स पे हैं, ठीक है, A एंड D। और B एंड C क्योंकि सेंटर में है, अंदर है, इसलिए यहाँ पे जो हम वर्ड यूज करेंगे वो वर्ड हम यूज करते हैं मीन्स। तो इस पे भी बेस सवाल आएगा। एक्सट्रीम्स एंड मीन्स ये वर्ड्स पता होने चाहिए वर्ड प्रपोर्शन के समय। तो जब आप प्रपोर्शन पढ़ते हैं तो प्रपोर्शन के समय एक्सट्रीम्स किसको बोलेंगे, मीन्स किसको बोलेंगे। एक्सट्रीम्स बोलेंगे जो दोनों बाहर हैं, और मीन्स किसको बोलेंगे जो दोनों अंदर है। तो यहाँ पे मीन्स और एक्सट्रीम्स बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इस चीज को समझना बहुत अच्छे से। यहाँ पे क्या बोला है, तो इस चीज के लिए मैं यूज कर लेता हूं यहाँ पर येलो पेन का, ठीक है। यहां पे समझना A/B का मतलब क्या होता है। तो A/B का मतलब होता है A/B, और ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, इस प्रोपोर्शनल के साइन का मतलब होता है इक्वलिटी का साइन, इक्वल टू। और इसके बाद एक रेशियो होता है C/D, जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं C/D। तो जब मैं इस स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स में चेंज करता हूं तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आप समझना, यहाँ पे A और D को हमने एक्सट्रीम्स बोला था, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है। ये D इस A के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के पास जाएगा, तो ये A इंटू D हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू C मल्टीप्लाइड विद D। यहाँ पे क्या हुआ, इसका डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सट्रीम इज ऑलवेज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मीन्स। यही स्टेटमेंट यहाँ पर लिख के दिया है। तो इस स्टेटमेंट के साथ आप ये चीज लिखना मत भूलिएगा। क्लियर है? तो ये चीज कब लिखनी है आपको पता होना चाहिए। एक्सट्रीम्स एंड मीन्स, ये चीज आपको फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट के साथ लिखनी है, तो इसको लिखना मत भूलिएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोल लो। अगर आप इसको इसकी नज़र से देखते हो तो ये चीज़ पे बेस्ड सवाल आपको डेफिनेटली पूछा जाता है। क्लियर है? तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। The fourth term can also be referred to as the fourth proportional of A, B and C.
ऐसे ही हम ए, बी और सी के लिए भी बोलेंगे। डी के लिए हमने क्या बोला, द फोर्थ प्रोपोर्शन, आपको पहले पॉइंट में बताया गया था कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। द फोर्थ प्रोपोर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए, बी एंड सी। इस स्टेटमेंट को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इस पे बेस सवाल आते हैं। वो कहेंगे फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। बच्चे यहाँ पे घूम जाते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल किसको बोला जाएगा, वो यहाँ पर ट्विस्ट हो जाते हैं। मतलब क्वेश्चन को ट्विस्ट करके यहाँ पे दिया जाएगा, वो ट्विस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट इसको छोड़ के आ जाते हैं। सर फोर्थ प्रोपोर्शनल तो हमें पता ही नहीं, स्कूल टाइम में तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया। तो भाई फाउंडेशन की जो आप वीडियो देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे आपको हर एक छोटी छोटी बात बताई जा रही है, और वो हर छोटी छोटी बात पे कहीं से भी सवाल आ जाए, मेरी गारंटी है कि आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व करके आएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, आगे देखिएगा। द फोर्थ टर्म कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए, बी एंड सी। इस स्टेटमेंट को पूरी उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। If A is to B is equals to C is to D, that is A by B is equals to C by D, जैसा अभी मैंने लिख के दिखाया, then the given proportional can be written as, अब इस केस में समझना, अगर मैं किसी चीज को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, A is to B और C is to D, अगर इस प्रोपोर्शन में लिख सकता हूं, तो इसका मतलब इसका इनवर्स भी इक्वल होगा, और उस इन्वर्स के लिए हम लोग नाम यूज करते हैं इन्वर्टेंडो। अब ये वर्ड आपके एनसीईआरटी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा डेफिनेटली। इन्वर्टेंडो आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने सिर्फ वर्ड्स पढ़े होंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहाँ पे एक वर्ड है इन्वर्टेंडो, तो यहाँ पे इन्वर्टेंडो वर्ड आपको पता होना चाहिए। इन्वर्ट का मतलब इन्वर्स कर दिया, किसका इन्वर्स कर दिया, तो जो आपको दो रेशियोज इक्वलाइज करके दिए थे, इक्वलिटी साइन के साथ दिए थे, जब उन दोनों रेशियोज को आप इन्वर्स कर दो, तो a इज टू बी को जब आप b इज टू a बना दो, और c इज टू d को जब आप d इज टू c बना दो, तो ये दोनों रेशियोज भी वैल्यू इक्वल होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि अगर a बाई बी इक्वल है c बाई डी का, इसका मतलब इसका इनवर्स भी इक्वल है b बाई ए इज इक्वल टू d बाई c। वही चीज आपको यहाँ लिख के बताई है। By taking the reciprocal of the terms on both sides, this relationship is known as invertendo। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर कोई एक रेशियो को आप इन्वर्स कर रहे हैं और वो अगर किसी दूसरे रेशियो के इक्वल है, तो इस केस में वो जो दूसरा रेशियो है वो भी इन्वर्स हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं इन्वर्टेंडो। ठीक है, इन्वर्स करना। क्लियर है। तो ये वो सारे शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स और मीन्स किनको कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं। तो ये कंप्लीट चीज मैं आपको यहाँ पे कितने 5 प्रॉपर्टीज आपको बता चुका हूँ। चलिए मूव करते हैं हम लोग 6th प्रॉपर्टी की तरफ। तो यहाँ पे a is to b is proportional to c is to d, then multiplying both the sides of proportion by b oblique c, we get a is to c equals to b is to d. This relationship is known as alternando। अब देखना यहाँ पे आपने पढ़ा था एक invertendo, अब एक वर्ड आया है alternando। अब सर ये alternando क्या है? अब ऑल्टरनेंडो वर्ड को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे ये बोल रहा है, मान लीजिए आपको a इज टू b दिया है विच इज प्रोपोर्शन टू, अब प्रोपोर्शन मतलब इक्वलिटी का साइन, विच इज प्रोपोर्शनल टू c इज टू d। बोलने का तरीका भी मैंने पीछे सिखाया आपको। a इज टू b एज c इज टू d मान लीजिए आपको दिया है, और अगर मैं दोनों साइड्स पे, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द प्रोपोर्शन बाय b ऑब्लिक c, अगर इनके दोनों साइड पे मैं किसी सिमिलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कर दूं। सिमिलर क्वांटिटी कौन सी है? दोनों मीन्स का अगर रेशियो, क्या बोलना चाह रहा है, दोनों मीन्स का अगर रेशियो किसी एक साइड पे, दोनों साइड पे का मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे a बाई बी दिया था और यहाँ पे आपको c बाई डी दिया है, और अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मैं मीन्स का रेशियो b बाई सी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों तरफ,
अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है, तो आप देखेंगे B से B सिमिलर वैल्यूज कट गई, C से C कट गया, तो यहां पे रेशियो चेंज हो गया, ये बन गया A:C इज इक्वल्स टू B:D। इसी चीज को हम कहते हैं ऑल्टरनेंडो। इन्वर्टेंडो क्या था, तो वो था सिंपल इन्वर्ट करना था। यहां पे क्या है कि आपने मीन्स का रेशियो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे। इन चीजों को याद रखना, क्योंकि इस पे बेस्ड कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आ सकता है। इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो बताइए, ऑल्टरनेंडो बताइए। तो यहाँ पे ऑल्टरनेंडो मतलब ऑल्टरनेट, ऐसा आप समझ लीजिए। ऑल्टरनेट कैसे, जो मीन्स दिए हैं, मीन्स का रेशियो निकालिए। मीन्स का रेशियो आप किसी भी एक साइड पे, मतलब दोनों साइड पे दिए हुए प्रोपोर्शन के दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब ऐसा करते हैं तो ये रेशियो निकल के आता है और ये भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है, ये ऐसा बोलना चाह रहा है। तो इफ A is to B as C is to D दिया है, then multiplying both the sides of the proportion by B by C, we get A is to C is equals to B is to D. This relationship is known as alternando. इसी relationship को हम कहते हैं alternando. पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये वर्ड समझ आ रहे होंगे, इन्वर्टेंडो और ऑल्टरनेंडो क्या है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली, और आपको इस पे बेस्ड सवाल आते हैं, ठीक है। Adding 1 to both the sides of the proportion A is to B as C is to D. अब मान लीजिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको A is to B as C is to D दिया है, मान लीजिए ऐसा दिया है। और अगर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इसको लिखते हैं A by B and C by D, तो जैसे ही आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये जो एज का साइन है, मतलब ये जो प्रपोर्शन का साइन है, ये इक्वल टू के साइन में बदल जाएगा। और अगर दोनों साइड पे आप +1 और +1 कर देते हैं तो आप इसको सॉल्व करने पे देखेंगे, क्या देखेंगे आप इसको सॉल्व करने पे, आप देखेंगे कि A by B +1, यहाँ पे +1 अगर मैं कर देता हूं तो एलसीएम लेने पे ये B आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा A + B विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे D जो है ये आपका नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा C + D। यही चीज इन्होंने यहाँ की है। आप देखिए A + B/B इज इक्वल्स टू C + D/D। क्या किया, कैसे आया ये चीज, जब मैंने +1 दोनों साइड पे ऐड कर दिया। मैं इसको क्लियरली लिख देता हूं, 2 मिनट होल्ड करिएगा। 1 इक्वल्स टू, तो ऑन एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स ऑफ अ प्रोपोर्शन, ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। और इसको सॉल्व करने पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो रेशियो आया है वो क्या आया है, A + B is to B is equals to C + D is to D। इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, ये जो फ्रैक्शन है इसको रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। इसी चीज को ये लोग बोल रहे हैं, हम लोग कॉम्पोनेंडो बोलते हैं। तो 3 शब्द सीखने को मिले, इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो में क्या करना है, गिवन प्रोपोर्शन के अंदर दोनों साइड पे +1 करना है। ऑल्टरनेंडो में क्या करना है, तो आपको ऑल्टरनेंडो के समय जो मीन्स दिया था, मीन के रेशियो को दिए हुए प्रोपोर्शन के दोनों साइड पे आप क्या कर रहे थे, तो दोनों साइड पे आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। और इसी से पहले आपने एक पॉइंट पढ़ा था इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो में क्या था, गिवन दिए हुए प्रोपोर्शन के दोनों साइड को जब इन्वर्स कर देंगे तो उनका भी इन्वर्स इक्वल होगा। ये 3 चीजें आपने इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो और कंपोनेंडो समझा, क्लियर है। मूव करते हैं इसके 8th पॉइंट की तरफ, और यहां पे आप वर्ड देखेंगे डिविडेंडो, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कब बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो चलिए डिविडेंडो को समझते हैं। डिविडेंडो में ये क्या बोल रहा है, वहां पे प्लस किया था, यहां पे डिविडेंडो में कह रहा है माइनस कर दीजिए। डिविडेंडो में -1 करने को बोल रहा है। तो देखना, अगर मान लीजिए मुझे रेशियो दिया है, देखिए मैं यहां लिखता हूं, क्या बोला है, A is to B as C is to D, ये बोल रहा है। अगर इस प्रपोर्शन में तुम्हें दिया है और इसको अगर आप मैथमेटिक्स में लिखते हैं तो A by B is equals to C is to D, ये प्रपोर्शन है। अगर आप इसमें -1 कर देते हैं दोनों साइड पे
तो आप देखेंगे -1 करने पे आपको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर करके हम फिर से लिखते हैं, यहाँ पे -1 किया आपने, ठीक है। तो दोनों तरफ -1 करते हैं, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा b, देखिएगा b एलसीएम आया और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे d एलसीएम आएगा और ये आएगा c माइनस डी। तो कुल मिला के आप इस चीज को लिख सकते हैं a माइनस बी इज टू b इज इक्वल्स टू c माइनस डी इज टू d। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। तो कुल मिला के ये होता है आपका डिविडेंडो। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 करेंगे तब डिविडेंडो, जब +1 करेंगे तब आपने पीछे पड़ा कॉम्पोनेंडो बोलते हैं। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और इसी के कॉम्बिनेशन के साथ नीचे बताया है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सर ये क्या बोला है? तो देखिए आपने पीछे क्या किया था, अगर आप ध्यान से देखें तो कॉम्पोनेंडो के समय आपका ये वाली जो इक्वेशन आई थी, ठीक है, इस चीज को a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए? आप देख पा रहे हैं a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। इन दोनों साइड को डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए? उनके डिविडेंडो से। तो कॉम्पोनेंडो को जब डिविडेंडो से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो आपको ये चीज यहां पे बनती हुई नजर आएगी। क्या? a प्लस बी, a माइनस बी, c प्लस डी, c माइनस डी का रेशियो। कैसे आया सर? एक बार करके दिखा दीजिए। तो डेफिनेटली लीजिए, मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। देखिएगा यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, अगर मुझे बोला है कि a प्लस बी अपॉन बी, ठीक है, और इधर बोला था, अगर आप ध्यान से देखें तो इधर बोला था आपको c प्लस डी अपॉन डी, ये आपका क्या था? ये कॉम्पोनेंडो था। अब आपको बोल रहा है कि कॉम्पोनेंडो की दोनों साइड को आप उसके डिविडेंडो से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप उसके डिविडेंडो से डिवाइड करोगे तो ये चीज भी इक्वल आएगी। ये बस इतना बोल रहा है। तो डिविडेंडो आपके पास क्या आया था? ये आया था a माइनस बी बाई बी विच इज इक्वल्स टू c माइनस डी बाई डी। अगर इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो इसको सॉल्व करने पे आप देखेंगे इस स्टेप के बाद आपको मिलेगा a प्लस बी बाई बी मल्टीप्लाइड विद b अपॉन a माइनस बी। ये b से ये b कट जाएगा। क्या हुआ? ये वाला फ्रैक्शन जब इसके सामने आया तो इनवर्स हो गया, विच इज इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन डी मल्टीप्लाइड विथ d अपॉन c माइनस डी। और ये देखो d से d कट गया। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया a प्लस बी अपॉन a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये दोनों चीजें इक्वल आएंगी। तो आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जब कॉम्बाइन में लगाना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। डीपीपीज में मैंने क्वेश्चन कराए, आप वहां पे पूरा वॉच करिएगा। यहाँ पे देखिए, बस आपको इतना याद रखना है कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जब साथ में लगेगा तब इस तरह का फ्रैक्शन आएगा, और जब अकेला अकेला कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगेगा तब क्या आएगा? तो ये आया था आपका कॉम्पोनेंडो और ये आया था आपका डिविडेंडो। डिविडेंडो में -1 करना है, कॉम्पोनेंडो में +1 करना है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से आपको जवाब देगा। तो क्वेश्चन नंबर 8th और 9th जो प्रॉपर्टी है ये आपको पता होनी चाहिए। अब अभी तक आपने क्या क्या नाम पढ़ लिए? आपने पढ़ा इन्वर्टेंडो किसको बोलते हैं, आपने पढ़ा ऑल्टरनेंडो किसको कहते हैं, फिर उसके बाद आपने पढ़ा कॉम्पोनेंडो किसको कहते हैं और डिविडेंडो किसको बोलते हैं। चारों पे बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। जब आप प्रपोर्शन पढ़ते हैं, जब आप फाउंडेशन की तैयारी करते हैं, तो आप लोगों को ये वर्ड प्रपोर्शन के अंदर इन शब्दों का अनुवाद पता होना चाहिए, इन शब्दों का मीनिंग पता होना चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने वाले। आपको ये पता होना चाहिए एक्सट्रीम्स किसको बोलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए मीन्स किसको कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये पता ही होना चाहिए। एक वर्ड है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यस, इस पे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द रीजन इज बीइंग, जब हम ये पढ़ते हैं कि मीन्स और एक्सट्रीम्स किसको बोला जाता है, ये देखिएगा a is to b proportion as c is to d पढ़ते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोला जाता है। ठीक है, ए बी सी डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रोपोर्शनल है।
लेकिन जब हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पढ़ते हैं तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो मीन्स होते हैं ये मीन की वैल्यू सेम होती है। क्या बोल दिया अभिषेक सर? मैंने ये बोला कि A is to B should be proportion to B is to D। जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं तो मीन्स की जो वैल्यू है वो सेम होती है, मीन्स सेम होता है। तो इस केस में हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं A is to B is to C, ठीक है। और तीन चीजों का रेशियो यहीं से बनता है, और इसी चीज को सेंटर को तोड़ने के लिए हम इसको भी तोड़ सकते हैं। A is to B is proportion to B is to C। दैट मीन्स A B के साथ भी रेशियो में है और B C के साथ भी रेशियो में है। तो इस तरीके से ये चीज कहां से आती है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं थ्री क्वांटिटीज A B एंड C आर सेड टू बी इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तीन क्वांटिटी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हम तब बोलेंगे जब आपका B मीन सेम होगा और C एक्सट्रीम में होगा। तो आपको ये चीज समझ आनी है कि आपका C A और C एक्सट्रीम्स में होते हैं और मीन्स जो है ये B में होते हैं, ठीक है। तो B मीन कहलाता है, A एंड C जो है इसका एक्सट्रीम कहलाता है। तो थ्री क्वांटिटीज A B एंड C आर सेड टू बी इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इनको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कब बोला जाएगा? इनको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तब बोला जाएगा जब C जो है, जो C है वो एज अ थर्ड प्रोपोर्शनल का काम करेगा। मतलब जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है आपका, वो अब आपका जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो है आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल बन जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, चलिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे आपका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर थर्ड प्रोपोर्शनल आपका C जो है वो आपका एक्सट्रीम बन जाएगा। तो if A is to B as B is to C, then C is called the third proportional of A and B। A and B का थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाएगा। यहाँ पे कोई फोर्थ प्रोपोर्शनल नाम ही नहीं होता, आप ऐसा चीज को समझिए। फोर्थ प्रोपोर्शनल कब होता है? जब A B C D तीनों की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं और तीनों आपस में प्रोपोर्शनल में, मतलब तीनों चीजें क्वांटिटी दो रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं, तब प्रोपोर्शनल बोला जाता है। A B C D, ठीक है। यहाँ पे D क्योंकि फोर्थ वैल्यू है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है। C थर्ड प्रोपोर्शनल तब है, मतलब यहाँ पे इस केस में यहाँ पे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर फोर्थ प्रोपोर्शन कुछ नहीं होता, यहाँ पे C को हम थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं। B आपका सेकंड प्रोपोर्शनल काम करेगा। मीन का जो सेंटर में वैल्यू होगी, ये जो मीन की सेंटर में वैल्यू होगी, ठीक है, ये चीज आपकी B और B इक्वल होगी, इसी को हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। चलिए मूव करते हैं आगे। क्या? तो मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड C, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड C। अब देखिए मीन प्रोपोर्शनल किसको बोलेंगे? तो जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है, जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है, देखिएगा इसको, A is to B is as, मैं कह रहा हूं B is to C जैसे लिखा है, और जो मीन्स की वैल्यू जब सेम होती है तो इस केस में आप समझना कि देन B इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शनल। B को बोला जाता है ये मीन प्रोपोर्शनल है, और मीन प्रोपोर्शनल की जो वैल्यू है वो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैंने पीछे बताया मीन प्रोपोर्शनल जो आपका B है, जो आपकी मीन की वैल्यू सिमिलर होती है, तो इसी को हम मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। B और B को मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। इस मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट हो सकती है। कैसे? कैसे? हम कह देंगे यहाँ पे रूट ऑफ AC। अब से ये रूट ऑफ AC कैसे आया, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। इसको देखना, इसको कैसे बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं इस रेशियो को A बाय B मैथमेटिकल लैंग्वेज में, इसको हम कह सकते हैं B बाय C, एकदम बीच में इक्वल टू का साइन आ जाएगा, एकदम आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे B से B मल्टीप्लाई हो जाएगा और C और AC आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये C A के साथ चला जाएगा, ये B जो है ये ऊपर B के साथ चला जाएगा, तो B इंटू B को हम बोल सकते हैं B का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू AC है। और स्क्वायर रूट्स चैप्टर 8th क्लास में आपने पढ़ा था, जब दूसरे साइड पे पावर में 2 होता है, जब एक्सपोनेंट की वैल्यू 2 होती है, इस 2 को रिमूव करना है तो आप B की वैल्यू निकाल सकते हैं, और B की वैल्यू फाइनली आ जाएगी इधर एक रेडिकल का साइन AB। ये चीज समझ आ रही है? मतलब AC यहाँ पे कुल मिला के ये आएगा AC, यहाँ पे हम AC लिख देते हैं इसको, तो ये आएगा AC।
AC रेडिकल के साइन के अंदर आ जाएगा जो कि B की वैल्यू निकलेगी, और ये B को ही हम मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो अब आपको ये याद रखना है कि मान लीजिए आपके पास कोई सवाल आ जाता है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ रेशियो, और इस तरीके से आपको दे देते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे आपको एक एग्जाम्पल में लेके दिखाता हूं, आपको मान लो यहां पे दे देते हैं 2:3 एज 3:4, मान लो ये दे दिया, और आपसे कहा मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू बताओ, तो आपको डायरेक्टली यहां पर रूट के अंदर एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 4 लिख के आंसर दे देना है। तो इसका आंसर आएगा √8, और √8 मतलब 2√2। ये वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? ये मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू है। बस बात खत्म। बी की क्या वैल्यू है? तो बी की वैल्यू है 2√2। कैसे आया? √AC, एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लिकेशन करके रूट कर दिया। तो यही चीज आपको पता करनी है आसान। जल्दी से मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे ऐसा लगता है प्रोपोर्शन से रिलेटेड इतनी थ्योरी, फाउंडेशन जब आप तैयारी करते हैं IIT JEE के लिए, तो प्रोपोर्शन वर्ड से रिलेटेड इतनी थ्योरी आपके लिए सफिशिएंट है। रेशियो वर्ड से आप वीडियो पूरी वॉच करिएगा कंप्लीट, वहाँ पे भी मैंने आपको कुछ 1 घंटे की वीडियो वहाँ पे भी मैंने आपको दी थी। तो छोटी वीडियो थी, अच्छी वीडियो थी। आप आराम से वर्ड रेशियो को बहुत अच्छे से समझने के बाद आप वर्ड प्रोपोर्शन को समझ सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर वर्ड प्रोपोर्शन से रिलेटेड किस प्रकार के सवाल आपने कहा था आ सकते हैं, तो 4 सवालों को हम छू लेते हैं। यहाँ पे 4 सवाल देखिए आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है अगर A:B की वैल्यू, अगर A:B की वैल्यू 4:5 दी है, तो आप बताइए फाइंड, क्या फाइंड करने को बोला है? आपको फाइंड करने को बोला है 5A माइनस B अपॉन 10A प्लस 3B, ये बोला आपको। ठीक है, एक काम करते हैं, A/B कर देते हैं। ये प्रोपोर्शन में दिया है, मतलब बेसिकली ये आपको ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है, तो हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। मैथमेटिकली क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? A/B = 4/5। और यहां से अगर अभिषेक सर हमने A की वैल्यू निकाल ली, A की वैल्यू अगर मैंने निकाल ली, तो ये B 4 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 4B/5। इस A की वैल्यू को अगर मैं उठा के यहां पे डाल दूं, देखिएगा, इस A की वैल्यू को अगर उठा के यहां पे डाल दूं, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड विथ A की वैल्यू है 4B/5, तो ये हो जाएगा 4B/5 A की वैल्यू माइनस B अपॉन A की वैल्यू क्या है? 10 मल्टीप्लाइड विथ 4/5 माइनस 3B, यही होगा स्टेटमेंट। क्लियर है? तो A की जगह पे मैंने क्या किया? मैंने A की जगह पे A की वैल्यू डाल दी, ये हो जाएगा 4B/5। अब आप देखिए 5 से 5 कट गया, इस 5 से भी ये 10 कटा 2 टाइम्स, तो यहां पे ये आ जाएगा 4B माइनस B अपॉन 2 × 4B मतलब 8B, 8B माइनस 3B। बोलिए, और इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा 4B माइनस B मतलब 3B। बोलिए, अपॉन 8B माइनस 3B, तो ये हो जाएगा 5B। क्लियर है? 8 में से 3 गए, बचे 5। ठीक है, और B से B ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/5। और यही चीज तो आपको फाइंड करने को बोली थी। तो फाइनली मेरा जवाब आ गया और वो आंसर मेरा आया है 3/5। ये मैं डबल टिक कर देता हूं। तो आप जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जिसकी वैल्यू इन्होंने फाइंड करने को बोली थी वो हमने फाइंड कर ली। तो 5A माइनस B अपॉन 10A प्लस 3B की वैल्यू 3/5 आएगी। खत्म बात, इतना आसान था, और कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना। क्लियर है? तो चलिए मूव करते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, एक और क्वेश्चन की तरफ। इसको देखिएगा, आपसे सिंपल से एक सवाल पूछा है, बताइए क्या, 2 मिनट होल्ड करिए। चलिए, इसमें सवाल में आपसे क्या बोला है? तो सवाल में ये कह रहा है बताइए 6, 7, 12 और 14 क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं?
तो आपसे ही पूछना चाह रहा है कि ए बी सी डी अगर ये चीज प्रोपोर्शन में है तो इसको कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। और अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इनको लिखने का तरीका होता है A:B एज C:D। यही चीज आपने पढ़ी है अभी, इतनी सारी हमने जो थ्योरी पढ़ी उसमें यही समझ आ रहा है कि भाई प्रोपोर्शन में किसी चीज को बताना है तो वो ये तरीका है। इसका मतलब यही चीज यहां पे अगर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 6:7 एज 12:14 है या नहीं, ये हमें फाइंड करना है टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। और ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम एक काम करते हैं, 6 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 6 से 7 को अगर मैं ऐसा रेशियो बनाता हूं तो इसको हम लिख सकते हैं 6:7, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो ठीक है, इसको हम एक बॉक्स में डाल देते हैं। लेकिन अगर मैं 12:14 को देखता हूं तो 12:14 मतलब 12/14 जो है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो 12/14 करने पे, इसको सिंप्लीफाई करने पे 2 6 टाइम्स 12 आता है और 2 7 टाइम्स 14 आता है। इसको सिंप्लीफाई करने पे मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में, रेशियो में स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा था आपने, स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं 12/14 को, तो ये 6/7 आया। और 6 और 7 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसको लिखने का तरीका एक रेशियो हो सकता है 6:7। अब आपने देखा इस साइड भी 6:7 है, इस साइड भी 6:7 है, तो यहां पे हम बोल देंगे देयरफॉर 6:7 इज इक्वल्स टू व्हाट, 12:14। And they are in proportion. Yes, they are in proportion. They are in proportion. बस खत्म, यही हमें चेक करना था और हमने चेक कर लिया। क्लियर है? तो आपको ये बेसिक नॉलेज अगर होगी तो चेक करना आसान हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को, मतलब एक सेकंड एग्जाम्पल को इस थ्योरी वीडियो में कवर किया। एक और एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, क्या बोल रहा है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू बोल रहा है टू द नंबर्स 8 10 एंड 12। अगर आपके पास नंबर है 8 10 12, ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है अगर A की वैल्यू 8 है, B की वैल्यू 10 है, C की वैल्यू 12 है, तो आप बताइए D की वैल्यू क्या होगी। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है हमसे, फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला है, और फोर्थ प्रोपोर्शनल हम तभी बोलते हैं जब हमें क्या दिया होता है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हम तभी बोलते हैं जब हमें A:B एज C:D दिया होता है। इसी समय में हम D को फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो ये चीज अगर नोन है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो ये D कैसे निकालोगे, तो इसका मतलब A/B शुड इक्वल्स टू C/D, इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो इसका मतलब A की वैल्यू है 8, तो 8/10 इज इक्वल्स टू C की वैल्यू थी 12/D मैं बोल दूं, ये आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल बना के दे देगा। और फोर्थ प्रोपोर्शनल देखिएगा, ये D 8 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 8 इंटू D हो जाएगा और ये 12 इंटू 10 हो जाएगा। हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको भी मैंने उसको बकायदा हाईलाइट करके लिखा हुआ था, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो वही हमने किया है, देखिएगा ये दोनों एक्सट्रीम्स थे, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे 8D इज इक्वल्स टू 120 आएगा और D की वैल्यू फाइनली आपको मिल जाएगी 120/8। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो 2 4 टाइम्स 8, 2 6 टाइम्स 12 एंड 0, 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6 0, 2 से ये 30 कटा, फाइनली D की वैल्यू आ रही है 15। दैट मीन्स अगर 8 10 और 12 दिया है, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू है 15, 15। तो यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू दी। ये कैसे निकली, हमें पता होना चाहिए फोर्थ प्रोपोर्शनल कब बोला जाता है, थर्ड प्रोपोर्शनल कब बोला जाता है, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल कब बोला जाता है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कब बोला जाता है, ऑल्टरनेंडो इन्वर्टेंडो कब बोला जाता है। तो अगर ये शब्दों की नॉलेज है तो आप लोगों के लिए सवाल बहुत है आसान और लड्डू।
क्लियर है? तो यहाँ पे ये 3 सवाल आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक और सवाल है, ये और आपको दिखा देता हूँ। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 13 एंड 52। अब देखो मीन प्रोपोर्शनल की नॉलेज जिसको नहीं है वो इस तरह के सवाल छोड़ के आ जाएगा, क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल बोलते ही किसको है, ये उसी को पता होगा जिसको मीन और एक्सट्रीम्स के बारे में नॉलेज होगी। A:B एज C:D के केस में हम लोग A और D को कहते हैं क्या? A और D को बोला जाता है एक्सट्रीम्स, और B एंड C को बोला जाता है मीन्स। इस केस में इस D को हम फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है ना? फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दिया है A:B एज B:C दिया है, तो इस केस में ये 20 को हम मीन प्रोपोर्शनल कहेंगे। मतलब मीन प्रोपोर्शनल, अभी आपने पीछे लास्ट एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लास्ट चीज आपको बताई गई थी, मीन प्रोपोर्शनल B इज इक्वल्स टू रूट ऑफ AC। और ये कैसे आया था ये भी पीछे मैंने थ्योरी में सिखाया। इस चीज का अगर मैं यूज करता हूं तो देखना, A की वैल्यू हम 13 मान लेते हैं, A की वैल्यू हम 13 मानेंगे, C की वैल्यू हम 52 मानेंगे। मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, दैट मीन्स B की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा रूट ऑफ 13 मल्टीप्लाइड विथ 52। क्लियर है? और 52 के अगर मैं फैक्टर निकालता हूं तो देखिएगा 52 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो 2 टाइम्स 4, 2 6 टाइम्स 12, 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6। तो यहाँ पे 52 के फैक्टर B इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 13 मल्टीप्लाइड विथ 52 के फैक्टर है 13 मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एक 13 का पेयर एक 2 का पेयर यहाँ से मिल रहा है मुझे? तो यहाँ पे फाइनली मेरा जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, इसको कर देते हैं क्लियर। और इस स्टेप के बाद मैं कहूँगा B की वैल्यू फाइनली क्या निकल के आई, तो B की वैल्यू हमारी निकल के आ रही है कितनी, 13 इंटू 2। एक 13 यहाँ से बाहर, एक 2 यहाँ से बाहर, रूट के अंदर था ना, बाहर आ गया। और 13 इंटू 2 कितना होता है, तो 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 1 इज 2। तो फाइनली B की वैल्यू जो मीन प्रोपोर्शनल निकल के आया वो कितना निकल के आया है, वो निकल के आया हमारा 26। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 मीन प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ भी मैंने आपको यहाँ पे सिखा दी, और इसके ऊपर बेस्ड एकदम क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद मैं कहूँगा अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक शीट मिलेगी, डीपीपी मिलेगी, 2 डीपीपीज हो सकता है वहाँ पे आपको मिल जाए, यस 2 हैं, आप 2 देखिए। वहाँ पे आपको प्रपोर्शन और वेरिएशन पे बेस्ड क्वेश्चंस है। अब वेरिएशन की वीडियो जस्ट इसके बाद में है, आप उसको भी वॉच कर लीजिए, फिर उन शीट्स को सॉल्व करिए, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर ये 4 सवाल मैंने प्रोपोर्शन में सॉल्व करवाया। प्रोपोर्शन से रिलेटेड किस प्रकार के सवाल आ सकते थे उस पर हमने डिस्कस किया। चलिए, तो फाइनली सर ये सारी वीडियोस अगर हमें अरेंज मैनर में देखनी है, वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट देखनी है, तो हम क्या करें? इसके लिए आप कुछ मत करिए, सिंपल सा गूगल राजा के पास जाइए, वहाँ पे टाइप करिए magnabrains.com, और magnabrains.com टाइप करते ही आपके पास इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन होगा। मतलब वही जो मेन आपका चैनल था मैग्नेट ब्रेन्स के लिए भी आप इसी तरीके से मूव करते थे। एंड मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट की अगर आपको वीडियोस देखनी है तो इसके लिए भी आपको इसी तरीके से मूव करना है। इसी वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। क्लियर है? और एक अरेंज मैनर में। तो आप देखेंगे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे यहाँ पे आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे इस साइड NTSC की वीडियोस, ओलंपिड की वीडियोस, इसी को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके आप देखेंगे आपको IIT JEE, स्पोकन इंग्लिश, CUET की वीडियोस। CUET अगर आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन है जो कि किसी भी ब्रांच के थ्रू किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनको अब एक कॉमन एग्जाम देना है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना है, जिसका मतलब है CUET। तो आप अपने घर के बड़े भाई बहन को भी CUET एग्जाम के बारे में बता सकते हैं। कंप्लीट कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है? और वो सब कुछ 100% फ्री। नीट, UPSC, JAIIB, बैंक एंड इंश्योरेंस के एग्जाम्स, SSC के एग्जाम्स, RRB के एग्जाम्स, और क्या चाहिए?
सब कुछ कंप्लीट पैकेज आपके बड़े भाई बहन के लिए, आपके छोटे भाई बहन के लिए, आपके सपने पूरे करने के लिए। अगर आपका भी सपना इनमें से कोई एग्जाम क्लियर करना है तो सब आपको यहाँ पे अवेलेबल है। IIT JEE मैथ्स, अगर मेरे थ्रू आपको पढ़ना है मैथ्स, तो यहाँ पे जैसे ही आप IIT JEE क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सारे फाउंडेशन की फैकल्टीज मिलेंगे विद सीनियर क्लासेस। कंप्लीट IIT JEE का पैकेज 100% फ्री। आपको मेरे थ्रू फाउंडेशन की मैथ्स पढ़नी है, वॉच नाउ पे क्लिक करिए और वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आप आ जाएंगे यहाँ पर, जहाँ पे मेरे थ्रू प्रॉपर अरेंज मैनर में सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। कंप्लीट हर टॉपिक वाइज, चैप्टर का टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, उनकी DPBs, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसी के साथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, वीकली टेस्ट के पेपर्स, सब कुछ यहाँ पे एक अरेंज मैनर में अवेलेबल है। आपको जो सा टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक पे क्लिक करो, वीडियो रन होना स्टार्ट। इतना आसान है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री एजुकेशन लेना। किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी आपको किसी को पे नहीं करना। सिर्फ करना है एक छोटा सा काम, वो ये कि अभी वीडियो को देना है एक लाइक, दोस्तों के साथ या जिनको नीड है या आपके सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आप लिंक को जरूर शेयर करिए, सो दैट और ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएं। इसी के साथ में आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, मतलब बेल आइकन दबाना है, सो दैट मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल पे जो भी नई वीडियो अपडेट होती है वो वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। क्लियर है? तो इतना आसान ये 3 काम आप आराम से कर सकते हैं। फटाक से करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए हाँ या ना आपने करा या नहीं। मिलते हैं DPBs में और वेरिएशन के पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।